हमने हमारे पिछले वीडियो को यही खत्म किया था। अब अगर हम एक कैंडल ठीक यहाँ इन दो परपेंडिकुलर मिरर्स के बीच में रख दें तो कितनी इमेजेस बनेगी? चलिए अब कैंडल को ठीक इनके बीच में रख देते हैं। आप क्या देख सकते हैं? जी हाँ, जब मिरर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर रखे जाते हैं तो 3 इमेजेस दिखाई देती हैं। अब 2 इमेजेस बनना आपके लिए ऑब्वियस होगा। ये तो इमेजेस कैंडल से इनके सरफेस पर गिरने वाली लाइट रेस से बनी है, लेकिन जो तीसरी कैंडल आप देख सकते हैं उसके बारे में क्या? वो कैसे बनती है? जब कैंडल से निकलने वाली लाइट रेस इन दो मिरर्स पर इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर ये बनाती है। जी हाँ, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेस यहां इंसिडेंट हो रही है और कुछ ऐसा बनाती है जो दिखने में एक इमेज लगती है। लेकिन क्या ये एक इमेज है? शायद नहीं। कैंडल का ये हिस्सा इस इमेज की रिफ्लेक्शन है और ये हिस्सा दूसरे इमेज की रिफ्लेक्शन है, लेकिन हम इसे एक कंपोजिट इमेज या रिफ्लेक्शन मान सकते हैं। इस केस में मिरर्स के बीच का एंगल 90 डिग्रीज था। चलिए देखते हैं क्या होगा अगर हम इनके बीच के एंगल को कम कर दें तो। जब हम मिरर्स के बीच के एंगल को 60 डिग्रीज कर देते हैं तो हमें 5 इमेजेस दिखती है। ये एक कंपोजिट इमेज है जो 2 पार्शियल रिफ्लेक्शन से बनी है। चलिए हम इन इमेजेस को I1, I2, I3, I4 और I5 कहते हैं। हम जानते हैं कि I1 और I2 ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट के कारण ही बनी है, लेकिन दूसरी इमेजेस का क्या? ये इमेज जो हम यहां देख सकते हैं वो I1 की रिफ्लेक्शन है, जबकि I3 I2 की रिफ्लेक्शन है। इमेज I5 I3 और I4 के रिफ्लेक्शन से बनी है, तो हमें इस केस में 5 इमेजेस मिलती हैं। हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम 2 मिरर्स के बीच के एंगल को कम करते जाते हैं, इमेजेस की मात्रा बढ़ती जाती है। जब हम एंगल को और कम करते हैं 45 डिग्रीज तक, तो हमें 7 इमेजेस मिलती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अमेजिंग है ना? अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यहां कोई और तरीका है ये ढूंढने का कि कितनी इमेजेस बनी है? क्या यहां मिरर्स के बीच में दिए गए एंगल से हम ये पता लगा सकते हैं कि कितनी इमेजेस बनी हैं? जी हां, यहां एक फॉर्मूला है जो हमें ये बताता है। तो वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है। The number of images is equal to 360 degrees divided by theta minus 1, जहां थीटा 2 मिरर्स के बीच का एंगल है। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि कितनी इमेजेस बनी है। तो जब मिरर्स के बीच का एंगल 90 डिग्रीज हो तो हम थीटा को 90 डिग्री से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इससे हमें आंसर मिलेगा 3। इसलिए यहां हम 3 इमेजेस देख सकते हैं। जब मिरर्स एक दूसरे से 60 डिग्रीज के एंगल पर रखे जाते हैं तो हम थीटा को 60 डिग्रीज लिखते हैं और हमें 5 इमेजेस मिलती हैं। इसी तरह आप थीटा इक्वल टू 45 डिग्रीज के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं जब मिरर्स को 45 डिग्रीज के एंगल पर रखा जाता है। जी हां, हमें आंसर 7 मिलता है। क्या होगा अगर मिरर्स के बीच का एंगल 0 डिग्रीज हो तो? खैर, ये जब मिरर्स पैरेलल रखे जाते हैं उसके समान है। हमें इन्फिनिट इमेजेस मिलती हैं। नोट कीजिए कि इस फॉर्मूला को आप इस केस में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप डिनोमिनेटर में 0 डालते हैं तो टर्म अनडिफाइंड होगा। इसलिए इस फॉर्मूला को हम नहीं यूज कर सकते जब थीटा 0 होता है। जब मिरर्स के बीच का एंगल 120 डिग्रीज होता है तो कैंडल के 2 इमेजेस बनते हैं, और जब 180 डिग्रीज पर रखे जाते हैं तो सिर्फ एक ही इमेज बनती है। जैसे हम मिरर्स के बीच के एंगल को बढ़ाते हैं, इमेजेस की मात्रा कम होती जाती है। और याद रखिए कि हर केस में हम ये अज्यूम करते हैं
कि ऑब्जेक्ट सेंटर लाइन पर है। कभी कभी हमें इमेजेस सेम तरीके से नहीं दिखती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि दो मिरर्स हैं जिनके बीच 60 डिग्रीज का एंगल है। हम देख सकते हैं कि ये इमेज I5 पहले मिरर में आधी मौजूद है और दूसरी वाली में आधी। अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदल देते हैं तो ऐसा नहीं होगा। कभी कभी इमेज सिर्फ एक ही मिरर में भी बन सकती है। बाकी समय इमेज का एक बड़ा हिस्सा एक मिरर्स में बनता है और दूसरा हिस्सा दूसरे मिरर में। इमेजेस की पोजीशन ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर निर्भर करती हैं। अगले वीडियो में हम ह्यूमन आई के बारे में बात करेंगे। आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।